अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि स्नोफ्लेक क्यों बेहतर है सबसे, और स्नोफ्लेक ने ऐसा क्या किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्नोफ्लेक का आर्किटेक्चर समझाने से पहले ये समझते हैं कि स्नोफ्लेक अच्छा क्यों है। ठीक है, जैसे मान लो मैं अगर पढ़ने आया तो मेरे को ये समझना चाहिए कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ बेहतर क्यों है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या था, ट्रेडिशनल सिस्टम जो होते थे, मेरी स्क्रीन दिखे तो एक बार लाइक करना या फिर बताना। हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रही है गाइस? हेलो, अच्छा ठीक है, और सबको दिख रही है ना? एक एक तो, और यस दैट्स इट। चलो ठीक है, रहने दो। देखो, स्नोफ्लेक का आर्किटेक्चर में हमने, अब मैं स्टार्ट से ही कर रहा हूँ। स्नोफ्लेक का आर्किटेक्चर मैं अगर पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे को सबसे पहले समझना होगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। हमारे पास दो टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, शेयर्ड होता है, और मतलब पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था, शेयर्ड आर्किटेक्चर होता था एंड शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर होता था। तो शेयर्ड आर्किटेक्चर और शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर में क्या अंतर होता था? शेयर्ड आर्किटेक्चर मतलब बेसिकली मेरे पास कॉमन एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जहाँ से मैं अपना कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटेशन का, और मैं यहाँ से डेटा उठा के ला के रन कर रहा हूँ। सिंपल, यहाँ से डेटा ला के यहाँ से उठा के रन कर रहा हूँ, यहाँ से उठा के डाटा यहाँ से रन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर लेकिन इसमें बहुत ड्रॉबैक था। इसमें ये ड्रॉबैक था, मान लो अगर इसमें कुछ इशू आ गया जहाँ पे डेटा ही स्टोर है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास कुछ है ही नहीं जिससे कि हम डेटा को रिट्रीव कर पाएँ, क्योंकि हम एक ही डेटा को यूज़ कर रहे हैं और उसी वही सब लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। तो फिर आया दूसरा डेटा का दूसरा डेटा मैनेजमेंट टूल, डेटा वेयरहाउसिंग टूल, हडूप। हडूप जब आया मार्केट में तो हडूप ने बोला ये सब छोड़ो, मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो होगा, मेरे पास ये होगा कि मैं जो मेरी दो मैं अलग अलग, जैसे मैं अलग अलग डेटा स्टोर करूँगा। जैसे कि मान लो ये मेरा कोई डेटा है, तो उस डेटा का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे स्टोर है, इसमें स्टोर है इतना, फिर थोड़ा सा पार्ट उसमें इसमें स्टोर है, फिर थोड़ा सा पार्ट इसमें स्टोर है, और यही डेटा यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर दिया उसने, और ये डेटा यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर दिया, कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, हडूप ने ये बताया कि मैं मतलब यहाँ से मैं, और उसमें ये है जैसे कोई अगर जॉब चलता था तो एक ही नोड पे उसके पास एक ही नोड पे फाइल भी होती है, डेटा भी होता है, और एक ही नोड पे ही सेम नोड पे कंप्यूटेशन पावर भी होती है। ठीक है, तो हडूप का क्या सिस्टम था, हडूप ने ये समझा कि आप दोनों को ही इंक्लूड कर लिया। मतलब एक नोड है मेरे पास जिसमें कि मेरे पास जैसा अपना लैपटॉप होता है, लैपटॉप में क्या होता है, उसमें डेटा भी होता है और उसमें सब सीपीयू भी होता है। तो सिमिलरली हडूप ने क्या किया कि हडूप ने उसमें डेटा भी स्टोरेज है मेरे पास और सीपीयू भी है। फिर ठीक है, तो हडूप ने ये किया। अब इसमें इससे फ़ायदा ये हुआ, मान लो कि मेरे को अगर मेरे को अगर डेटा, मतलब डेटा को हम वर्टिकली स्केल कर सकते हैं। मेरे को लगा कि मेरा अगर डेटा जो आ रहा है एक्सटर्नल सिस्टम से, वो ज़्यादा डेटा आ रहा है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नोड और ज्वाइन कर दूंगा अपने क्लस्टर में। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, एक नोड और कुछ ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, और उसको एक कंप्यूटेशन पावर दे दूंगा। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। ओके, तो ये मानो C4 है। ठीक है, तो मैं एक नोड और ज्वाइन कर दूंगा, एंड वो मैं ज्वाइन करके, लेकिन ये जो ज्वाइनिंग है ना, ये इतना इजी नहीं है। आपको ये पूरा क्लस्टर को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा क्लस्टर को बंद करना पड़ेगा, फिर आपको नोड अटैच करनी होगी। ठीक है, फिर आप कर सकते हो। तो ये इतना इजी नहीं था, तो इसलिए ये ड्रॉबैक है यहाँ पे ये बहुत मतलब बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोगों को नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा जैसे थोड़ा सा डेटा यहाँ पे स्टोर है, तो वो डेटा यहाँ पे रेप्लिकेट भी हुआ, रेप्लिकेट होते थे डेटा अलग अलग डिस्क में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ी समस्या है कि अगर मेरा डेटा बढ़ा तो मैं स्केल कैसे करूँगा। स्केलिंग की सबसे बड़ी समस्या है। स्केल मैंने डेटा नोड को ऐड तो कर दिया, लेकिन ऑन द फ्लाई स्केलिंग नहीं होगी। मान लो अगर मेरे को लगा कि मेरा कोई जॉब है जिसको ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए, तो मैं ऑन द फ्लाई अगर मैं सोचूं कि मैं अपने सीपीयू या फिर किसी को बढ़ा दूं, तो वो नहीं बढ़ा सकता। ये खाली कब हो सकता है, क्योंकि देखो अपन ऑन प्रेमिस में चीज़ें रखें तो हो नहीं सकती है।
ये चीज़ें तभी हो सकती जब हम क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, करेक्ट। अगर हम क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ऑन द फ्लाई कंप्यूटेशन भी ऐड कर सकता हूँ, और मेरे को लगता है अगर डेटा ज़्यादा आ रहा है तो ऑन द फ्लाई मैं अपना डेटा को भी बढ़ा सकता हूँ, करेक्ट। क्योंकि मेरे को क्लाउड स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है, क्लाउड स्टोरेज तुरंत अवेलेबल हो जाता है, क्लाउड स्टोरेज ऑन द फ्लाई अवेलेबल हो जाता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्लाउड स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो यहीं पे इंट्रोड्यूशन हुआ स्नोफ्लेक का। स्नोफ्लेक ने क्लाउड की यही खूबियाँ, यही जो बेनिफिट्स थे, स्नोफ्लेक ने यही चीज़ को यूटिलाइज किया। उसने कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लाउड की ये जो फंक्शनैलिटी है जिसमें कि डेटा को मैं कितना डेटा को भी स्टोर कर सकता हूँ, और कभी भी कितने भी कंप्यूटेशंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्लाउड में। अपन लोग अगर AWS में EC2 आप लोग लॉन्च करते होगे, कभी किसी ने देखा होगा, तो मेरे ख्याल से 1 मिनट लगता होगा मुश्किल से, 1 मिनट भी नहीं लगता, आई थिंक 30 सेकेंड लगते हैं, 30 मतलब बहुत सेकेंडों में ये हो जाता है ऑन द फ्लाई। तो जब ये चीज़ समझी स्नोफ्लेक ने कि क्या मैं डेटा को मैं क्लाउड में ही स्टोर करूं तो क्या क्या बदलाव आएगा, क्या चीज़ें आएंगी, क्या समझ। तो ये जो स्नोफ्लेक का जो स्नोफ्लेक ने क्या दिमाग लगाया, स्नोफ्लेक ने क्या किया, उसका जो उसका जो आर्किटेक्चर है वो है मल्टी क्लस्टर, ठीक है। उसका मल्टी क्लस्टर शेयर डेटा आर्किटेक्चर होता है। उसने क्या किया, ये जो शेयर डिस्क है, ये इसकी खूबी, ये यहाँ पर इसकी खूबी ले ली। अब यहाँ के देखो ये, और ठीक है, ये शेयर डिस्क वाला ये ले लिया, और जो ऐसे ये जो कंप्यूटेशन जो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रहे थे, ये हडूप की पावर ले ली। तो ये हो गया हाइब्रिड ऐसे इन सेंस में, इसको भी यूज़ किया, इसको भी यूज़ किया। अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज़ किया। यहाँ तक क्लियर है? ये हाइब्रिड अप्रोच हो गई। तो यहाँ तक क्लियर है? जब ये इसको यूज़ किया, इसको यूज़ किया, इसको यूज़ किया, ये मैं बताऊंगा कि कैसे यूज़ किया। बस ये समझ में आया कि ट्रेडिशनल सिस्टम और हडूप में, हडूप को क्यों मतलब क्यों हम लोग मतलब हडूप और ट्रेडिशनल सिस्टम से आगे बढ़ के स्नोफ्लेक को पढ़ने जा रहे हैं। हेलो, ये आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। तो मैंने नोट्स भी लिखे हुए हैं थोड़े से, मैं और भी लिखूंगा, बट थोड़ा सा ये पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप लोग कभी मतलब टाइम ले मैं शेयर कर दूंगा। जैसे कि इसमें शेयर्ड आर्किटेक्चर में सिंगल फाइल स्टोरेज बट कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल नोड्स, करेक्ट बात है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, बेसिकली अगर वहाँ पे वो डेटा में कुछ दिक्कत आई तो पूरा डीबी का जो डेटा सब उड़ जाएगा, सब बेकार। अब इसमें क्या है, स्केल एक लिमिट तक हम स्केल कर सकते हैं। वर्टिकल स्केलिंग मतलब दो टाइप की स्केलिंग होती है, फॉर द गाइज हु डोंट नो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो एक सेकेंड, इसमें नया बोर्ड आ सकता है क्या? क्या? तो देखो, कोई भी अगर मेरे पास कोई भी अगर नोड है मेरे पास, ठीक है, सर्वर है, वर्टिकल स्टोरिंग मतलब वर्टिकल क्या है, मैं सर्वर को ऐसे ऊपर कर रहा हूँ। मान लो मेरी रैम 8 GB थी, कल मैंने उठा के 16 GB कर दी। फिर कल देखो मेरे को लगा कि यार नहीं, यहाँ 16 GB नहीं, तो मेरे को 32 GB है। अब डेटाबेस के कल्चर में क्या होगा, मेरे को रैम की तो इतनी जरूरी है नहीं, बस मेरे को ज़रूरत है मेमोरी की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को मतलब मेरे में अगर 1 TB था तो मैंने 1 TB और ज्वाइन कर दी, 2 TB ज्वाइन कर दी, 3 TB ज्वाइन कर दी, 4 TB ज्वाइन कर दी, 5 TB ज्वाइन कर दी। बट एक लिमिट है, क्योंकि लिमिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2016 के बाद ये जो डेटा है ना, वो ये कोई टेराबाइट्स नहीं, ये बहुत ऊपर चला गया है। तो उन सब डेटा पे एनालिसिस करना, इतना डेटा पे एनालिसिस करना, और डेटा को स्टोर करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। और एक जगह पे इन सब को रखना, ये बहुत ही बेवकूफ़ी है। मान लो अगर कुछ भी फटा या फिर कुछ भी दिक्कत आ गई तो आपको पूरा पूरा ये बेकार हो जाएगा सिस्टम। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैंने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टली मैं कर रहा हूँ। जैसे मेरे नोड्स हैं, ये एक E1 नोड है, ठीक है, सॉरी N1 नोड है मान लो, ओके सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग। ये N1 है और ये N2 है और ये है N3, ठीक है। तो ये N1 N2 N3। अब मेरे को लगा कि और मेरे सिस्टम में जो डेटा आ रहा है, बट जो डेटा आ रहा है वो इन तीनों पे ये तीनों नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक N4 नोड को भी ऐड करूँगा इसमें। इसमें अपन कितनी भी नोड्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये दिक्कत है कि हमें पूरा, जब मैं नोड्स कोई भी जो नोड ऐड करूँगा, कोई भी चीज़ ऐड करूँगा,
मेरे को एक ये प्रॉब्लम आएगी कि मेरे को ये पूरा सिस्टम को पहले डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरे सिस्टम को डाउन करना पड़ेगा, फिर इस नोड को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जो इस नोड को अटैच करूंगा, फिर जो एक्सेसिव डेटा है वो इसमें जाके स्टोर होगा, तब जाके मैं सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यही तो प्रॉब्लम स्नोफ्लेक ने रिजॉल्व करी। स्नोफ्लेक ने क्या बोला कि मैं हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करूंगा। हाइब्रिड अप्रोच मतलब मैं क्या करूंगा, इसको भी यूज़ करूंगा, शेयर डिस्क वाले को भी और ये हॉरिजॉन्टल वाले को भी। अब शेयर डिस्क में उसने क्या किया यूज़, स्नोफ्लेक क्या करता है, जैसे अपन डेटा कुछ भी स्टोर करते हैं तो वो बैकएंड में जो स्टोर होता है ना, वो स्टोर होता है S3 में, ठीक है। अब S3 में जो डेटा स्टोर होता है तो S3 बकेट्स में स्टोर होता है। तो क्लाउड के पास जो क्लाउड सॉल्यूशन जैसे AWS है, GCP है, इन सब के पास स्टोरेज इन्फिनाइट है, कितना भी स्टोर कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों के पास। क्योंकि अपन जब ऑन प्रेमिस में चीज़ें रखते हैं तो अपन को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, बट क्लाउड में क्या हुआ कि इनके पास इन्फिनाइट स्टोरेज है, वो हिसाब से पैसा ले लेंगे, आपके पास इन्फिनाइट स्टोरेज, आप स्टोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और वो बेसिकली पीछे S3 बकेट में ही स्टोर होता है, बिहाइंड द सीन्स S3 बकेट में स्टोर होता है। S3 ले लो, एज्योर में ब्लॉब S3 ले लो, ठीक है, GCP में बकेट ले लो। तो उन्होंने ऐसे स्टोर किया, ठीक है। अब स्टोरेज का तो सॉर्ट हो गया मामला कि यार स्टोरेज तो चलो ठीक है, स्टोरेज तो सर सन में आ गया कि यार स्टोरेज उन्होंने उठा के S3 पीछे, मतलब बेसिकली एक स्टोरेज, मान लो ये स्टोरेज है तो इसमें पीछे स्टोर कर रहा डेटा वो S3 में जाके स्टोर हो रहा है। अब स्नोफ्लेक वो अपना दिमाग लगा के कैसे रिट्रीव कर रहा है, उससे बाद में देखेंगे अपन। अब वो ये वर्टिकली कंप्यूटेशन कैसे कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हुआ C1, ठीक है। अब यहाँ पे स्नोफ्लेक में आता है कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल वेयर हाउस का। तो वर्चुअल जो वेयर हाउसिंग है, वर्चुअल वेयर हाउस जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक वेयर हाउस है, ठीक है। वेयर हाउस में हम लोग नोट्स ऐड करते हैं कि मान लो आपको लगा कि आपका जो डेटा का बेसिकली आपको जो क्वेरी चलानी है उसमें 2 नोट्स का कंप्यूटेशन लगेगा, तो आपने वो 2 नोट्स अटैच कर दी इस पे, डेटा पे, इस पे उठा के ये अटैच हो गया, आपका जो डेटा है उसने ये आपने वहाँ पे लाया रैम में, इसने स्टोर किया और रन कर दिया और ख़त्म, ठीक है। ऐसे करते करते आप 128 नोट्स का क्लस्टर बना सकते हो, जिसकी सब में 1 TB की लमसम रैम है। तो बहुत ऊपर ये सब आप मतलब 128 TB रैम एक बार में, तो इस लेवल तक का हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं। फिर तो ये हो गया पैरेलल कंप्यूटेशन। पैरेलल कंप्यूटेशन कैसे, जैसे C1 है उसके बाद 2 नोड्स हैं, C2 है, तो उसने क्या किया कि भाई मतलब इसमें 1000 रोज थी तो 500 इसको दे दी, 500 इसको दे दी, दोनों कंप्यूटेशन करके रिजल्ट थ्रो कर दिया इन अ नटशेल। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आई यहाँ पे समझ में, ठीक है। अब ये स्नोफ्लेक इसलिए अलग हुआ स्नोफ्लेक। अब यहाँ पे देखो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है मैं अपना ये उठा के लाता हूँ वेयर हाउस, इसमें अटैच करता हूँ, रन करता हूँ, दैट्स इट। कोई उसमें वो नहीं है, ये दोनों ही अलग एंटिटी हैं। ये चीज़ समझ में, ये दोनों अलग एंटिटी हैं। ये चीज़ डेटा जहाँ पे अलग स्टोर हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं, ये जो कंप्यूटेशन पावर है ये अलग स्टोर, ये अलग चीज़ है। ये बेसिकली मानो आप EC2 इंस्टेंस टाइप, बेसिकली आप ये चीज़ मानो। और आप ये कंप्यूटेशन जो नोट्स हैं वो आप उठा के ला के आप खाली सेलेक्ट करते हो तो वो डेटा वो चीज़ अपने आप मैनेज करता है। तो स्नोफ्लेक बेसिकली ये उठा के इसमें अटैच कर देता है, रन करता है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, ख़त्म करता है, एंड दैट्स इट। तो अब ये हुई पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग बेसिकली कैसे, देखो 500 रोज यहाँ पे दे दी, 500 रोज यहाँ पे दे दी, तो ये होगी पैरेलल, मतलब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ये चीज़ है। तो ये स्नोफ्लेक का फ़ायदा हुआ। स्नोफ्लेक का ये फ़ायदा हुआ कि उसने क्लाउड का सॉल्यूशन लिया। अब क्लाउड का सॉल्यूशन लेने से क्या फ़ायदा हुआ कि उसके पास डेटा जो था वो S3 में वो कितना भी स्टोर कर सकता था, अनलिमिटेड स्टोर कर सकता था वो। और उसने ये भी चीज़ देखी कि कंप्यूटेशन पावर की जब बात आई तो कंप्यूटेशन पावर ऑन द गो वो कंप्यूटेशन कितनी भी ले सकता है। अगर आपको लगता है बीच में मान लो आपकी कोई क्वेरी रन करती है और आपको लगता है कि मेरे को एक नोड और चाहिए, तो वो भी आप अटैच कर सकते हो ऑन द फ्लाई क्लस्टर में, तो वो स्नोफ्लेक अपने आप ही मैनेज कर लेता है। तो इतनी पावर है, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे बाद में। बट आपको ओवरव्यू समझ में आया कि क्यों फ़ायदेमंद है स्नोफ्लेक और क्या स्नोफ्लेक ने अलग कर दिया है जो ये लोग नहीं कर पाए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है गाइस? यस सर, यस यस। समझ में आया ना ये चीज़ कि क्यों कोई क्वेश्चन? Yes. कोई क्वेश्चन? हाँ,
तो ये देखो स्नोफ्लेक का, अब आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि आपको मन करेगा पढ़ने का। तभी स्नोफ्लेक का कोई ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन नहीं है। स्नोफ्लेक ने बात ही इसलिए करी है कि मैं क्लाउड की ही बात करूंगा, क्योंकि उसका पूरा सॉल्यूशन ही क्लाउड पे बेस्ड है। क्लाउड ना हो तो वो ऑन द फ्लाई वो चीज़ें ही नहीं कर पाए, क्योंकि क्लाउड वो चीज़ें आसानी से प्रोवाइड करता है कि नोड ऐड कर दो और मतलब डेटा S3 में स्टोर करते जाओ कितना भी, और कहीं आपको फिर तो वो वैसे सॉल्यूशन हो जाएगा जैसे अर्लियर थे। तो उसने क्या किया, क्लाउड जो चीज़ें देता है, क्लाउड जैसे चीज़ें देता है, क्लाउड जो सर्विसेज देता है, उन सर्विसेज का यूज़ करके एक डेटा मैनेजमेंट टूल बनाया, ठीक है। और उस टूल पे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स डाल दिए, इसलिए स्नोफ्लेक एक बहुत एकदम से उसने कुछ अलग अप्रोच करके ये चीज़ लगाई। अब लेकिन जो मैनेजमेंट है डेटा का, वो सब चीज़ें वो स्नोफ्लेक कैसे देखता है वो सब अपन देखेंगे। बट ये आपको बेसिक कॉन्सेप्शन में आना चाहिए कि स्नोफ्लेक ने क्या दिमाग लगा के अपना मतलब क्या दिमाग लगा के क्लाउड के जो सर्विसेज उसको यूज़ किया। अब मैं अभी इसके नोट्स आपको बाद में प्रिपेयर करता जाऊंगा, मैं बाद में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको हाइब्रिड अप्रोच में। अब स्नोफ्लेक में 3 लेयर आती हैं। एक होता है डेटा लेयर, ठीक है, एक होता है डेटा लेयर, एक होता है कंप्यूट लेयर मान लो। इसको कई लोग प्रोसेसिंग लेयर ही बोलेंगे, तो एक सिंपल ही मतलब है। कभी कभार सर्टिफिकेट क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्नोफ्लेक में कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो वो कहेगा कि डेटा लेयर है, प्रोसेसिंग लेयर है, तो ये अलग अलग नाम है, कंप्यूट लेयर और प्रोसेसिंग लेयर, ठीक है। तो ये लेयर्स का सिस्टम है, एक मिनट डाल देता हूँ, एक सेकेंड। लेयर्स के बारे में देखना है अभी। तो स्नोफ्लेक में होती है डेटा लेयर, कंप्यूट और प्रोसेसिंग लेयर, और एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं अपन क्लाउड सर्विस लेयर। क्लाउड सर्विस लेयर, ये 3 लेयर्स होती हैं। अब क्लाउड सर्वर लेयर को बेसिकली आप ये समझो कि ब्रेन ऑफ स्नोफ्लेक, मैनेजमेंट का सारा काम इस भाई को दिया गया है, ठीक है, कि तुम भाई सब मैनेजमेंट का काम देखोगे। और इन भाई को क्या काम दिया गया है, कंप्यूटेशन का काम तुम करोगे। कोई भी क्वेरी वॉरी को रन करना है तो तुम्हारा काम है। और ये इसको बोला है कि तुम खाली स्टोरेज करोगे, स्टोर करोगे डेटा को, बस, ठीक है। तो क्या होता है डेटा, अब जैसे हम डेटा लेयर की बात करते हैं, तो डेटा लेयर में जो मैंने आपको बताया कि इसका जो अंडरलाइन ये यूज़ करता है क्लाउड स्टोरेज। अंडरलाइन जो क्लाउड स्टोरेज यूज़ करता है वो मान लो S3 हुआ, या एज्योर का ब्लॉब हुआ, या GCP की GPC भी बकेट हुई, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स ये ऐसे स्टोर करता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी और फंक्शनैलिटी की। बेसिकली आप कितना भी डाल सकते हो, मतलब इन्फिनाइट स्टोरेज है ये, क्योंकि क्लाउड के पास इन्फिनाइट है इसके पास स्टोरेज।